हाँ डियर स्टूडेंट, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 65 हिंदी मीडियम में। तो लास्ट में हमने नत्तल के क्वेश्चन कर लिए थे, नत्तल पर प्रॉब्लम हमने कर ली थी, घिरनी लगा के भी प्रॉब्लम हमने पढ़ ली थी। आज हम काफ़ी छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक नई टॉपिक है छोटा सा, आवेग। आवेग को आई से दर्शाते हैं जी, ऊपर सदिश का निशान लगाते हैं। क्या होता है जी आवेग, मैं आपको बताऊं परिभाषा क्या है इसकी। आवेग होता है किसी वस्तु पर बहुत छोटे से समय के लिए लगाए गए बल। क्या है, लिखो एक लाइन, किसी वस्तु पर बहुत छोटे से अंतराल में लगाए गए बल को आवेग कहते हैं। किसी वस्तु पर बहुत छोटे से अंतराल में लगाए गए बल को आवेग कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां से ऐसा लिख सकते हो, बल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, संवेग में परिवर्तन अपॉन टाइम इनटू में डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी अगर मैं काटता हूं तो आवेग का मान आ जाएगा जी P इक्वल टू आई इक्वल टू डेल्टा पी। ये आवेग का मान आ जाएगा। तो आवेग कितना आएगा बोलो, आई इक्वल टू डेल्टा पी, संवेग में परिवर्तन यानी अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल M इंटू वी फाइनल और M इंटू में V इनिशियल। ठीक है, तो आवेग कितना आएगा, M कॉमन ले सकते हो आप, V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी संवेग में परिवर्तन डेल्टा P, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। ऐसे आप इसको समझ सकते हो कि जो संवेग में परिवर्तन है वही आवेग है और कुछ नहीं, संवेग में परिवर्तन ही आवेग है। ठीक है जी, अगली बात। अब मैं ये कहूँ कि अगर कोई ग्राफ है जी, बल समय ग्राफ दिया गया है, F इंटू में डेल्टा टी बोल दो या T बोल दो, FT ग्राफ है। इस ग्राफ का आपको क्षेत्रफल लेना है, तो आप क्या लिखोगे, FT ग्राफ का क्षेत्रफल, FT ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देगा बताओ, आवेग देगा। FT ग्राफ का क्षेत्रफल आपको आवेग देगा, जिसको आप संवेग में परिवर्तन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बताएं, अगर मैं कहूं कि संवेग समय ग्राफ होता, यहां पर P है, संवेग होता, संवेग समय ग्राफ होता, ऐसा कोई ग्राफ है, मान लेते हैं हमें इस ग्राफ की ढाल लेनी होती थीटा, तो आप कैसे लेते, इसके एक निर्देशांक ये है, एक निर्देशांक आप इसका यहां पर ले सकते हैं। इसको मैं बोलूं x1, ठीक है, x2 बोल दूं, ये है x1 y1 और यहां पर है x2 y2, जैसे पहले लेते थे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ढाल क्या है कि टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, y में परिवर्तन बटे में x में परिवर्तन, क्या होता है डेल्टा P बाई डेल्टा टी, बल। संवेग में परिवर्तन की दर हुई है डेल्टा P बाई डेल्टा टी, और डेल्टा P बाई डेल्टा टी को क्या बोलेंगे हम, बल बोलेंगे। तो सीधी बात है जी, बल आएगा यहाँ से, या तो थीटा दिया जाएगा, नहीं आप ऐसे निकाल सकते हो P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1, जिसको आप इससे कंपेयर कर सकते हो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से। ठीक है, तो ये बात थी जी। अब इस पर देखो क्वेश्चन बनता है एक, कैसे इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, समझो। हाँ, इस पर हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, समझिए बात, क्वेश्चन क्या है। लिखिए क्वेश्चन, एक वस्तु का आरंभिक वेग, एक वस्तु का आरंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
उसका दिए गया बल समय ग्राफ के अनुसार वह गति करती है। दिए गए बल समय ग्राफ के अनुसार वह गति करती है। तो 10 सेकंड के पश्चात 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग बताइए। 10 सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग बताएं। 10 सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग कितना होगा वो बताना। ये 0 है, ये 5 है, 10 है, ये सेकंड है, ये बल है, ये न्यूटन में है, ये मैं 20 न्यूटन बोल रहा हूँ इसको। ठीक है जी। तो इस सवाल को कैसे करेंगे बताओ। 20 सेकंड बाद आपको बल बताना है, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, आप डायरेक्ट ऐसे करिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्षेत्रफल की। 1/2 आधार, आधार कितना है जी 0 से 10 और लंब कितना है जी 20। तो इससे काटेंगे 10 को 10 से किया 100 आ गया जी क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल। क्या देगा जी एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल, आवेग 100 देगा जी। और आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन क्या होता है, m इंटू वी फाइनल और v इनिशियल बराबर 100। द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान देना पड़ेगा। 10 सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग बताइए। यदि उसका द्रव्यमान 2 kg हो, द्रव्यमान लिया 2 kg, अंतिम वेग बताना है। आरंभिक वेग हमने 5 ले लिया बराबर 100। v फाइनल माइनस 5, 100 के नीचे 2 को लेके जाओगे 50, अंतिम वेग आएगा जी 55 मीटर पर सेकंड। समझ गए, 55 मीटर पर सेकंड उसका अंतिम वेग आ जाएगा। ठीक है, और क्या दिया जा सकता है, और कोई ढाल का भी सवाल दिया जा सकता है। आवेग का मैं और उदाहरण बताता हूं। देखो आवेग है, ये हमने डेल्टा टी क्यों लेते हैं आवेग, F इंटू में डेल्टा टी, ये छोटा डेल्टा टी क्यों लिया, एक छोटा सा समय में लगाए गए बल को आवेग क्यों बोलते हैं। देखो आप क्रिकेट खेले होंगे, सभी खेले नहीं होंगे तो देखे भी होंगे। क्रिकेट में जब हम कैच लेते हैं तो हाथों को पीछे कर लेते हैं ताकि हम टाइम बढ़ा देते हैं, संपर्क समय बढ़ा दिया। संपर्क समय बढ़ा दिया तो बल कम हो गया। भाई इन दोनों का गुणनफल नियत है, ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा। इसी तरह हम पानी ऊपर से छलांग लगाते हैं पानी में, तो पानी के साथ हम कई देर तक संपर्क में धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, संपर्क समय बढ़ गया तो हमें चोट कम लगती है। और वहीं आप पक्के फर्श पर, पत्थर के नीचे फर्श हो, पत्थर का फर्श और उसके ऊपर कूद के देखो, उसके ऊपर आप कूदोगे तो संपर्क समय बहुत कम है, डेल्टा टी बहुत कम है, बल बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब अगर ऐसा सवाल दिया जाता कि संवेग समय ग्राफ दिया गया जी, ऐसा ग्राफ दिया गया संवेग समय, या तो निर्देशांक दे देगा x में 0, y में 2, इसके निर्देशांक दे देगा x में 5 और y में बोल दें तो 10, बोल देगा बल बताना है यहाँ पर। तो बल बताएंगे तो वही तरीका जी, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1। ठीक है, तो बल कितना है देखो, इसको आप क्या बोलोगे, x में क्या है T1, y में क्या है P1, x में क्या है T2 और y में क्या है जी P2। बस यहाँ से ले लीजिए, P2 10, P1 2, T2 5, T1 0, 8/5 न्यूटन ये बल आएगा जी। 8/5 न्यूटन का बल आ जाएगा। समझ गए हो बात।
ठीक है, अगली बात देखिए। अगली बात क्या है, अगला पॉइंट क्या है, समझते हैं जी अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है जी, एक नई हेडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं, लिफ्ट। लिफ्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जी। सभी जानते होंगे जी, लिफ्ट ऊर्ध्वाधर गति करती है, नीचे भी आती है, ऊपर नीचे गति करती है। एक आदमी है जो अभी लिफ्ट के बाहर खड़ा है धरातल पर, m उसका द्रव्यमान है, उसका भार W बराबर mg उसका भार है जी, W बराबर mg उसका भार है। ठीक है भाई, समझ गए हो? ये उसका वास्तविक भार बोल सकते हो आप इसको। ये W क्या है, उसका वास्तविक भार है जी। ठीक है, अब हम उस आदमी को एक लिफ्ट में चढ़ाते हैं जी, आदमी को एक लिफ्ट में चढ़ाते हैं। ठीक है जी, लिफ्ट में चढ़ा दिया। लिफ्ट को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं। इस बार वेग नियत है, क्या है, लिफ्ट नियत वेग से ऊपर नीचे भी ले सकते थे, ऊपर या नीचे जा रही है। वेग नियत है, वेग नियत है तो त्वरण आएगा क्या? नहीं, वेग नियत है तो त्वरण तो जीरो हो गया। त्वरण जीरो हो गया तो आभासी बल तो लगेगा ही नहीं, एम ए। आभासी बल तो कितना हो गया जी? जीरो हो गया जी। भाई त्वरण जब नहीं है तो आभासी बल नहीं आएगा, इस बात का हमको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया है। अब नीचे एक ही बल लग रहा है, कौन सा? mg। अगर आप कहोगे ये W डैश नया आया, ठीक है, W डैश मैं मान लेता हूं इसको, तो इस केस में आप क्या कहोगे? W डैश है वो W के बराबर ही है, W डैश इक्वल टू W बराबर mg। कोई भी परिवर्तन नहीं आया है जी, भार में कोई परिवर्तन नहीं आया। भार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया जी, समझ गए हो? अब ये रस्सी से जुड़ी ये तार है जी, इसमें तनाव है जी T, तो इस T का मान कितना होगा? तनाव T का मान होगा जी W डैश के बराबर, और किसके बराबर होगा? वो होगा जी mg के बराबर। नियत वेग से लिफ्ट को ऊपर लेके जाओ या नीचे लेके आओ, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जी। अब दूसरा केस मैं लेके चल रहा हूं, लिफ्ट को नियत त्वरण से ऊपर लेके जा रहे हैं। दूसरा केस है जी, लिफ्ट को नियत त्वरण से ऊपर ले जा रहे हैं। लिफ्ट को नियत त्वरण से ऊपर लेके जा रहे हैं जी, ठीक है। ये मैन है, m द्रव्यमान, mg तो हमेशा नीचे ही रहेगा जी, ये इसमें कोई तनाव है। लिफ्ट को आपने किसी त्वरण से ऊपर लेके गए तो अतिरिक्त जो आभासी बल आएगा वो कहाँ आएगा जी? अतिरिक्त आभासी बल तो नीचे आएगा जी, ma। W डैश का मान कितना आया? mg भी नीचे है, ma भी नीचे है, दोनों नीचे आ गए जी। W डैश आ गया mg प्लस ma, और W कितना था? mg था। W डैश ग्रेटर देन W है, W डैश है वो ज़्यादा है जी W से। तो आप देखो कितना प्रतिशत
डब्ल्यू डैश ज़्यादा यानी भार बढ़ गया, भार बढ़ गया। तो अब बात क्या जी, अब बात समझिए, भार तो बढ़ गया जी, डब्ल्यू डैश है वो ज़्यादा हो गया जी डब्ल्यू से। तो अब बात क्या आती है, कितना बड़ा प्रतिशत भार में वृद्धि, प्रतिशत भार में वृद्धि डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू गुणा 100, डब्ल्यू डैश एम जी प्लस एम ए माइनस डब्ल्यू एम जी अपॉन एम जी गुणा 100। एम जी से एम जी कट गया, एम ए अपॉन एम जी गुणा 100 कैंसल, ए बाई जी गुणा 100, ए बाई जी गुणा 100, इतना प्रतिशत परिवर्तन आ गया जी। प्रतिशत भार में वृद्धि आ गई जी इतनी, ठीक है, इतनी भार में प्रतिशत वृद्धि हो गई। अब बात देखिए नेक्स्ट बात क्या है, लिफ्ट को किसी त्वरण से ऊपर की बजाय इस बार हम मान लेते हैं नीचे लेके आए, तो क्या होगा बताओ। तो ये तीसरा केस लेके जा रहे हैं जी, हम तीसरा केस डिस्कस कर रहे हैं, लिफ्ट को नियत त्वरण से नीचे लेके जा रहे हैं, लिफ्ट को किसी त्वरण से, ये लिफ्ट है, इसमें मैन है, इसको हम किसी नियत त्वरण से नीचे लेके जा रहे हैं, ये इसमें तनाव है, mg तो नीचे रहेगा ही रहेगा, mg तो हमेशा नीचे ही लगता है जी, ठीक है। त्वरण नीचे है, ए त्वरण नीचे है, तो सूडो फोर्स ऊपर लग जाएगा जी, हमें सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा जी, ठीक है भाई। तो ऊपर कौन कौन लग रहा है, ऊपर टी लग रहा है और ऊपर एम ए लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है। अगर आपको टी का मान निकालना हो तो आप ऐसे निकाल देंगे, एम जी माइनस एम ए, और सूडो फोर्स भी ऐसे ही आएगा जी, ऊपर लग गया। आभासी भार डब्ल्यू डैश, आभासी भार कैसे आएगा, नीचे क्या लग रहा था बताओ, एम जी, एम ए ऊपर है, सेम दिशा में होते तो जोड़ देते, विपरीत दिशा में तो घटा रहे हैं, भार में कमी आई है, भार में कमी आएगी, कितनी कमी आई, प्रतिशत भार में कमी आई, प्रतिशत भार में आई कमी, सेम वही तरीका लिख दो, प्रतिशत परिवर्तन डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू बटे डब्ल्यू गुणा 100, डब्ल्यू डैश एम जी माइनस एम ए माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या था एम जी, डब्ल्यू क्या था एम जी गुणा कितना 100, एम जी माइनस एम जी कट गया जी, कौन बचा खाली, एम ए अपॉन एम जी गुणा 100, तो कितना आया जी, माइनस क्या बता रहा है, ए बाई जी गुणा 100 आया, पहले भी यही था, माइनस माइनस क्या बता रहा है, घटना, माइनस क्या बता रहा है जी, घट जाएगा इतना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने प्रतिशत में कमी आ जाएगी भार में। ठीक है जी। अब एक सवाल करने जा रहा हूं मैं, देख लीजिए आप क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट है, क्वेश्चन लिखो, एक लिफ्ट में
30 किलोग्राम का एक आदमी है, तो लिफ्ट की तार में तनाव बताइए तथा आदमी के भार में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। आदमी के भार में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। यदि नंबर 1, लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही हो, लिफ्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। हाँ, मैं एक चीज और बताऊं, यहाँ पर एक बात और भी बता सकता था मैं, देखना एक बार उस क्वेश्चन को होल्ड रखना। हाँ, यहाँ पे एक और बात क्या बता सकता था, देखो मैं कहूँ कि यहाँ पर डब्ल्यू डैश कितना था बताओ, एम जी माइनस एम ए था ना, ठीक है। अगर ये त्वरण है नीचे की तरफ, ये जी से भी ज्यादा हो जाए, ए बड़ा हो जाए जी से, तो ए जी से बड़ा हो गया तो आप क्या बोलोगे, एम ए बड़ा हो गया जी एम जी से, बताओगे कि नहीं? एम ए बड़ा हो गया, एम ए बड़ा हो गया तो यहां से आंसर क्या आएगा डब्ल्यू डैश का, एम जी माइनस एम ए बड़ा है, ये पीछे वाला बड़ा है, आगे वाला छोटा है, यानी ये नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में तो लेते नहीं है तो हम इसको जीरो ही ले लेते हैं। आभासी भार जीरो हो गया, जीरो हो गया तो आदमी के साथ क्या होगा, बनाओ चित्र, उसका संपर्क टूट गया जी। आदमी यहां था, अब यहां पे आके सर लगा है उसका संपर्क टूट गया, उसकी जो नॉर्मल रिएक्शन थी वो जीरो हो गई है जी धरातल से, लिफ्ट से उसके पांव ऊपर उठ गए। ऐसा होगा कब, यदि ए जी से ज्यादा हो तो आभासी भार जीरो हो जाएगा, समझ गए? ये किसका स्पेशल केस था, यदि ए जी से ज्यादा हो तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, तो आभासी भार जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल क्या था, देखो लिफ्ट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, ये केस तो ये करना है। दूसरा, लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रही है, ये 2 केस करने हैं। तो देखो जी, जब लिफ्ट, मैं पहले ये चित्र इसमें दिखा रहा हूं, लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, मान लेते हैं त्वरण ऊपर है, त्वरण ऊपर है तो आभासी बल किधर आएगा, नीचे। एम ए नीचे आया है और एम जी भी कहाँ आया जी, नीचे आया है, एम ए और एम जी दोनों, ठीक है। तो इसमें देखो लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो नीचे आएगा एम जी प्लस एम ए आएगा, ठीक है। एम जी प्लस एम ए नीचे आ जाएगा तो रस्सी में तनाव वही होगा जो आभासी बल है, और वो क्या हो जाएगा जी, एम जी प्लस एम ए, बस वैल्यू पुट कर दो। एम कितना है जी 30, जी कितना है जी 10, एम कितना है जी 30 और ए कितना है बताओ, त्वरण, त्वरण कितना 2, तो 360 न्यूटन का तनाव आ जाएगा जी, 360 न्यूटन का तनाव आ गया। अब प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, वो है जी ए बाई जी गुणा 100, ए कितना है 2, जी कितना है 10 और गुणा में 100, 0 से 0 कितना परिवर्तन हो गया, 20% बढ़ गया जी। देख लो 300 का 20% लोगे तो ये 60 ही होता है, यानी 60 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 360 हो गया। अब ये दूसरा केस आ गया जी, लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है तो इसका चित्र मैं ये ले लेता हूं जो हमारे पास अभी बना ही पड़ा है, ठीक है। लिफ्ट नीचे जा रही है तो एम ए कहाँ लग गया जी, ऊपर लग गया, एम ए ऊपर लग गया। तो रस्सी में आपको इस बार तनाव पूछे तो
रस्सी में तनाव पूछे टी डेस, टी यानी डब्ल्यू डेस, टी डेस लगाने की जरूरत नहीं है, टी है तनाव, डब्ल्यू डेस वो क्या हो जाएगा जी, एम जी में से एम ए माइनस कर देंगे जी, एम कॉमन ले लोगे जी, जी माइनस ए आ जाएगा। एम कितना आया जी बताओ 30, जी कितना 10 और ए कितना आया 2, 30 गुणा 8 कितना हो गया जी 240। पिछली बार 60 बड़ा था, इस बार 60 कम हो गया, प्रतिशत परिवर्तन तो वही रहेगा ना जी, ए बाई जी गुणा 100। ए कितना है जी बताओ 2, 10 गुणा 100 वही 20%, कमी आ गई। या माइनस का साइन लेके चल सकते हो तो आप -20% भी इसको बोल सकते हो। तो ये बात हो गई जी लिफ्ट की। तो लिफ्ट पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो आप कर देंगे, ठीक है। अब लिफ्ट के बाद मैं आगे एक प्रॉब्लम पे बढ़ रहा हूँ, देखना आप। अब जो रस्सी पर वो मंकी चढ़ता है या फायर ब्रिगेड मैन आदमी चढ़ रहा है रस्सी पर, ये इस टाइप की प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ कि वो रस्सी पे चढ़ रहे हैं तो किस टाइप की सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो समझिए 3 सिचुएशन लेता हूं मैं जी। ये देखिए ये छत है, यहां से 3 रस्सी बंधी हुई है, 1 2 और ये यहां बंधी हुई है 3 रस्सी बंधी हुई है। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति, 3 स्थिति है। एक आदमी है जी यहाँ पर, ठीक है, उसने ऐसे इसको पकड़ा हुआ है रस्सी को, एक आदमी बोल सकते हो, बंदर बोल सकते हो, उसने इसे रस्सी को पकड़ा हुआ है, और आदमी या रस्सी जो भी है, ठीक है जी। आदमी का द्रव्यमान m है, m की वैल्यू आप ले सकते हो, कोई वैल्यू ले सकते हो, जैसे 40 kg, m 40 ही ले रहा हूँ मैं तीनों में, ठीक है जी। अब स्थिति क्या है देखिए, 3 अलग अलग स्थिति होगी। इस स्थिति में मैन है वो नियत वेग से चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाए या नीचे जाए, जब वेग नियत हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। वेग है जी 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें मैं कहूं कि आदमी है वो ऊपर जा रहा है जी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इसमें मैं कहूं कि आदमी नीचे जा रहा है जी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण होता है और मीटर पर सेकेंड वेग होता है। सबसे पहली बात समझ लीजिए, तीनों स्थितियों में क्या क्या कॉमन है। mg तो हमेशा नीचे ही लगेगा जी, mg को तो कोई नहीं रोक पाया है। धरती तो हमेशा खींचेगी खींचेगी, धरती ना खींचे इसके लिए तो आपको फिर धरती छोड़ के ही जाना पड़ेगा। mg, m कितना 40 गुणा 10, ये तो नीचे रहेगा जी 400, यहाँ पर भी 40 गुणा 10 400, 40 गुणा 10 400। इस केस में क्या है, वेग नियत है। इस केस में वेग है और वो नियत है। जब वेग नियत होता है तो त्वरण 0 होता है। त्वरण 0 है, इसका मतलब यहाँ पर आभासी बल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आभासी बल नहीं होगा जी। यहाँ पे त्वरण ऊपर है, त्वरण ऊपर है मतलब आभासी बल नीचे होगा। आभासी बल नीचे होगा जी ma। इसमें त्वरण नीचे है मतलब आभासी बल कहाँ होगा, ऊपर। त्वरण के विपरीत दिशा में होता है बस, आभासी बल ऊपर होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे रस्सी में तनाव लेंगे, इस ये तनाव मैं बोल सकता हूँ T1 है, ये तनाव मैं बोल दूँ जी T2 है, और ये तनाव मैं बोल दूँ जी T3 है। T1 T2 T3 3 तनाव है, ठीक है। तीनों के बारे में हमें काम करना है। पहली स्थिति में
दूसरी स्थिति में और तीसरी स्थिति में, तीनों स्थिति देखिए। पहली स्थिति में ऊपर क्या लग रहा है जी, T1, नीचे कौन लग रहा है, mg। तो T1 का मान आ गया जी m 40 गुणा 10, 400 न्यूटन आ गया, ये T1 आ गया जी। अब T2 में आते हैं जी। ऊपर कौन लग रहा है जी, T2, और नीचे कौन लग रहा है जी, mg और ma, दो लग रहे हैं। m कॉमन ले लो, g प्लस a। m कितना है जी, 40, g कितना 10 और a कितना बताओ, 2। 40 गुणा 12 यानी T2 का मान आ गया जी 12 चौके 48, 480 न्यूटन। T3, ऊपर कौन है जी, T3, और ऊपर कौन है, ma, और नीचे कौन है, mg। T3 ma और नीचे mg है। T3 m कितना 40, a कितना 2, m कितना 40, g कितना 10। T3 का मान आ गया जी 400 माइनस 60, 400 माइनस 60 क्यों, 80, 40 दूना 80। तो पिछली बार 80 जुड़ा था, इस बार 80 कम हो गया, तो T3 का मान कितना आ गया, 320 न्यूटन। 320 न्यूटन, 480 न्यूटन, 400 न्यूटन। अब इनको आप सही क्रम में अगर लिखो भाई, सबसे ज्यादा कौन है जी, T2, सबसे कम कौन है जी, T3, और ये क्या जी, T1। T2 सबसे ज्यादा है, T2 सबसे ज्यादा है, T3 सबसे कम है। मैं आपको बात बताऊं कि जब हम किसी रस्सी पर चढ़ते हैं तो हम रस्सी को क्या करेंगे, नीचे खींचते हैं, तभी तो हम ऊपर जाएंगे। तो रस्सी टूटने के चांसेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, वहाँ रस्सी में तनाव सबसे ज़्यादा होता है जब आप किसी रस्सी को खींच के ऊपर चढ़ रहे हो। रस्सी को खींच के ऊपर चढ़ रहे हो, वहाँ रस्सी में तनाव सबसे ज़्यादा है। जब आप रस्सी की सहायता से नीचे उतर रहे हो, जब आप रस्सी की सहायता से नीचे उतर रहे हो, वहाँ पे तनाव सबसे कम है। त्वरण से नियत वेग तो फर्क नहीं पड़ेगा, नियत वेग पहला केस है, वो वेग ऊपर दिखाऊं मैं या नीचे दिखाऊं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर दिखा रखा था, मैं कह दूं जी ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैं नीचे दिखा दूं, तो क्या उत्तर थोड़ी बदल जाएगा। अगर ये आदमी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाने लग जाए तो अभी उत्तर यही है जी, नियत वेग के केस में उत्तर नहीं बदलता है। ठीक है, समझ गए हो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं। अगली बात क्या है, अगली बात देखिए, लिए थी लिफ्ट प्रॉब्लम पढ़ ली हमने, ये मंकी या मैन ऊपर नीचे उतरना ये पढ़ लिया जी हमने। अब बात आती है जी कि पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, देखो ये एक m द्रव्यमान का गुटका है और इससे ये एक रस्सी जुड़ी हुई है, इसका भी द्रव्यमान स्मॉल m है। स्मॉल m इस रस्सी का द्रव्यमान है, कैपिटल M गुटके का द्रव्यमान है, आगे बल लगा रहे हैं। तो सवाल क्या है, रस्सी के द्वारा गुटके पर लगाया गया बल बताओ। रस्सी के द्वारा गुटके पर लगाया गया बल, गुटके पर लगा बल, रस्सी के द्वारा गुटके पर लगा बल, यानी तनाव निकालना है जी। तनाव कैसे निकालते हैं, काट के देख लो, ये कोई बिंदु ले लो P बिंदु पर तनाव कितना होगा, काट के रस्सी आगे चली गई, जो द्रव्यमान पीछे रह जाता है उसको त्वरण से गुणा कर देते हैं बस। और काटने से पहले त्वरण क्या था, काटने से पहले त्वरण क्या था, कुल बल बटे कुल द्रव्यमान,
ये त्वरण था जी। कुल बल बटे कुल द्रव्यमान। तो क्या आंसर आया बताओ? आंसर आया जी कैपिटल एम प्लस ये क्या है, स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू में एफ, ये आंसर आ गया। पी बिंदु का तनाव यानी एम स्मॉल एम द्रव्यमान की रस्सी ने कैपिटल एम द्रव्यमान के गुटके पर इतना बल लगाया। समझ गए? अब मैं आपको एक प्रॉब्लम करा रहा हूं जी, वो है स्प्रिंग प्रॉब्लम। स्प्रिंग प्रॉब्लम। अभी स्प्रिंग क्या होता है देखिए, ये स्प्रिंग है जिसका नियतांक है जी के। तो स्प्रिंग बल क्या होता है देखिए, स्प्रिंग बल हम लेते हैं जी F इक्वल टू के एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स आप बोल सकते हो या तो विस्तार है या फिर आप बोल सकते हो संकुचन है। विस्तार या फिर संकुचन, ठीक है। स्प्रिंग बल, एक बात लिखिए, स्प्रिंग बल एक क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल है। स्प्रिंग बल एक क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल है, यह दोनों दिशाओं में लगता है, ठीक है जी, दोनों दिशाओं में लगेगा। F इक्वल टू के एक्स, ठीक है। वही रस्सी की तरह भाई, ये एक स्प्रिंग है तो इसमें के एक्स इधर भी लगेगा, के एक्स इधर भी लगेगा। जिस तरह वो रस्सी होती थी जिसमें टी इधर लगता था, टी इधर लगता था, ये रस्सी है, ये स्प्रिंग है। ठीक है। अब बात क्या आती है, जैसे मैं कहूं कि आप दोनों तरफ बल लगाते हो, के क्या है, के स्प्रिंग नियतांक है, के स्प्रिंग नियतांक है। यूनिट क्या होती है के की, एफ के नीचे ले जाओ, एफ बटा एक्स, एफ बटा एक्स। एफ किस में होएगा जी, न्यूटन में, और एक्स किस में होएगा जी, मीटर में, एम से एन से। तो के का आंसर आ जाएगा जी न्यूटन पर मीटर। के का आंसर क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर। समझ गए हो? अब बात समझ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, इस पर जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बनती है वो किस टाइप से बनती है। देखिए, दो ब्लॉक लेता हूं जी मैं, एक m1 द्रव्यमान का ले रहा हूं, एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, एक m2 द्रव्यमान का ले रहा हूं, और इन पर आगे F बल लगा रहा हूं जी, ठीक है। m1 इसका त्वरण मैं बोल दूं जी a1 है, और इसका त्वरण मैं बोल दूं जी a2 है। a1 a2 दो त्वरण है, और ये स्प्रिंग नियतांक है जी k बल लग रहा है जी इस पर। तो इनके आप सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। सबसे पहले आप इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। m1 लीजिए, m2 लीजिए, इस पर आगे बल लगाइए जी kx, तो इस पर यहाँ पे भी लगेगा जी kx, ठीक है। रस्सी से जुड़े होते हैं तो एक ही त्वरण होता है, लेकिन जब स्प्रिंग से जुड़े हुए हों तो दो अलग अलग त्वरण हो सकते हैं। सवाल में दिया जा सकता है ऐसा, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। पहले मैं अलग अलग लेके चल रहा हूँ। इस पर पीछे की तरफ आभासी बल लगेगा m1 a1, इस पर भी पीछे की तरफ आभासी बल लगेगा m2 a2। आगे लग रहा है जी बल, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया FBD, तो अब आप इनको बराबर कर दो जी। kx की जगह क्या ले लेता हूं, m1 a1, प्रसार
m1a1 बटे में k, ठीक है। f m2a2 प्लस में kx, m2a2 प्लस kx कितना है जी kx, m1a1 kx है m1a1 m2a2 f, यानी ये फाइनल फार्मूला आ गया जी m1a1 प्लस m2a2 इज इक्वल टू f, m1a1 प्लस m2a2 इज इक्वल टू f। समझ गए हो जी बात। इस पार्ट में आपको जो हो सकता है कुछ सवाल घर्षण के दिए जाएं, घर्षण नाम आते ही वो सवाल नहीं करना है क्योंकि वो घर्षण अगला टॉपिक है, घर्षण नहीं पढ़ रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो कैसा सवाल दिया जा सकता है, देखो मैं दो सवाल कराता हूँ आपको बात समझ में आएगी। ये गुटका है जी, ले रहा हूँ, ये 12 kg का है, एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ये दूसरा गुटका ले रहा हूँ जी 8 kg का है, इस पर आगे की तरफ 120 न्यूटन का बल लगाते हैं। इसका त्वरण मान लेते हैं आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका त्वरण आपको ज्ञात करना है। इसका त्वरण कितना है, इसको A2 बोल दो और इसको A1 बोल दो। अगर आपको डायरेक्ट ही करना है बिल्कुल ही तो डायरेक्ट ये समीकरण लगा दो, कुछ भी नहीं करना। जिसको आपने A1 त्वरण माना है उसका द्रव्यमान आप m1 मान लो, A2 वाले को आप m2 मान लो। तो F का फार्मूला आएगा जी m1a1 m2a2, ठीक है। F कितना 120 न्यूटन, m1 12 kg, A1 2, m2 8 kg, A2 निकालना। 120 12 दूना 24 प्लस में 8 A2 माइनस कर दो जी। 120 माइनस 24 बटे में 8 बराबर A2 कितना आएगा 100 माइनस 4 96 बटे में 8, तो यहाँ से 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आ जाएगा जी, ठीक है। जरूरी नहीं हमेशा दो त्वरण ही दिए जाएं, त्वरण एक भी दिया जाके सवाल बनाया जा सकता है। जनरली आपको दो दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर मान लेते हैं वैल्यू निकालनी होती, के की वैल्यू इस सवाल में आपको के दे देता कि के 50 न्यूटन पर मीटर है, तो प्रसार बताओ, तो कैसे करते जी वो देखो। प्रसार निकालने का तरीका क्या था, x बराबर m1a1 बटे में के, m1a1 बटे में के कितना है जी, m1 12, a1 कितना है 2 और k कितना है 50, बस 12 दूना 24 बटे 50 मीटर, लगभग 0.5 मीटर के आसपास आप बोल सकते हो। 12 बटे 25 होता तो एग्जैक्ट आ जाता। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि जरूरी नहीं हमेशा इसमें दो ही त्वरण दिए जाएं, इसमें एक त्वरण भी दिया जा सकता है। भाई सवाल है एक दे देगा तो हमें एक ही मानना पड़ेगा। सेम इसी सवाल में मैं बात करूं, देखो सेम भाई मुझे बिल्कुल इसी सवाल पे काम करना है, ठीक है। बल का मान बताना है जी, बल का मान बताना है। यदि इसका भी त्वरण 4 हो और इसका भी त्वरण 4 हो, दोनों समान त्वरण से चले तो कितना आवश्यक बल लगाना पड़ेगा, ऐसा सवाल पूछ लिया आपसे। तो डायरेक्ट वही फार्मूला जी, F इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2, डायरेक्ट करना है। m1 12, a1 4 है, m2 8, a2 भी 4 है, बस 12 चौके 48 और 8 चौका 32, 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, 80 न्यूटन का अगर आप बल लगाओगे तो दोनों समान त्वरण से चल पड़ेंगे। इस स्थिति में अगर आपको मान लेते हैं प्रसार निकालना है, प्रसार x का मान क्या आएगा, वही m1a1 बाई के। m1 कितना है बताओ 12, a1 कितना है 4 और k कितना है 50, 48 बटे 50 मीटर,
लगभग 1 के अप्रोक्स हो जाएगा। तो ये इस स्थिति में आप प्रसार निकाल सकते हो, संकुचन निकाल सकते हो, त्वरण समान दिया जा सकता है, त्वरण अलग अलग दिया जा सकता है। फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है वो यही है जिस पे आपको काम करना है, F = m1a1 + m2a2। अगर आपको x का मान निकालना पड़े तो आप ऐसे चित्र बना लेना, 2 की जगह 3 ब्लॉक भी दिए जा सकते हैं। 2 है तो m1a1 m2a2 है, 3 है तो प्लस में m3a3 भी कर देंगे। ठीक है जी। तो आज की क्लास मैं यहीं तक कंप्लीट करता हूँ। इसमें हमें स्प्रिंग के बारे में पढ़ दिया। हाँ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और करा रहा हूँ आज आपको। ये इस टाइप का, ये नॉर्मल रिएक्शन का ये क्वेश्चन है, मल्टीपल ब्लॉक का, ये भी हमारे मॉड्यूल में है ताकि आप कर सकें। जैसे मैं कहूँ यहाँ m1 है, यहाँ m2 है और यहाँ m3 है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। ABC 3 पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। ABC पॉइंट पर हमें सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया ज्ञात करनी है। फाइंड आउट क्या करना है जी? ज्ञात करें सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल। कहाँ कहाँ ज्ञात करनी है? C पर, B पर और A पर। C पर किसका लोड है जी? खाली m1 का लोड है, m1g। n क्या है? सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्वेश्चन बना देता हूं, सामान्य अभिलंब प्रतिक्रिया बल बताएं। ठीक है। बी बिंदु पर 2 द्रव्यमान आ गए जी, m1 और m2 दोनों का लोड है। सी बिंदु पर m1 का भी लोड है, m2 का भी लोड है, m3 का भी लोड है। सी बिंदु पर तीनों का लोड है, बी पर 2 का था और ए बिंदु पर 1 का, सी पर 1 का था, ए पर तीनों का है। आज का होमवर्क क्या रहेगा जी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका पहले तो आज का होमवर्क ये रहेगा कि आप ये स्प्रिंग वाले, रस्सी वाले, लिफ्ट वाले ये सारे सवाल कर लें, स्टेज 1 कंप्लीट कर दें और 20 के करीब एग्जाम्पल कर लें जो स्टार्टिंग के एग्जाम्पल है, 15-20 एग्जाम्पल है जो। हाँ, एक बात मैं आपको और बताऊं कि बीच बीच में अगर हो सकता है कहीं आपको घर्षण के सवाल दिए जा सकते हैं या कोई ऐसा सवाल दिया जा सकता है जो आपको नहीं पढ़ाया, तो आप उसको छोड़ दें। इस लेसन में एक और टॉपिक आता है जी, रॉकेट की गति। रॉकेट की गति एनसीईआरटी में हो सकता है इसमें दिया गया है कि नहीं पता नहीं, बाकी आगे आएगा हमारे। हम उसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में नहीं पढ़ते, हम उसको एक अलग ही कंसेप्ट बना रखा है हमने, समविंग संरक्षण, क्योंकि वो समविंग संरक्षण पर आधारित है, तो उसको हम वहीं पर पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हमने यही मेन बातें सीखी है कि किस तरह से आप बल लगाते हो, किस तरह से हम के का यूज करके किस तरह से एक्स निकालते हैं, और स्प्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम कर ली हमने। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना, बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है जी।